हेलो, नमस्कार। मैं जे चौधरी प्रयास डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हर संडे आपके बीच में उपस्थित होता हूं संडे शिक्षर लेकर। तो आज हमारा संडे शिक्षर पार्ट 3 में हम विभिन्न एग्जाम्स के अंदर जो आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है जो कम से कम आपको इन 6 क्वेश्चन के अंदर 50 से अधिक क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही गौर से और ध्यान से समझिए और पढ़िए और बार बार इस वीडियो को आप पढ़ा करो जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। और हमारा यही प्रयास रहता है कि इन 6 क्वेश्चन के अंदर आपको कम से कम 50 क्वेश्चन तक मिल सकें और जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो। तो आइए देखते हैं हम आज संडे शिक्षर पार्ट 3 का पहला शिक्षर। देखिए, निम्न में से असत्य कथन है। बड़े गौर से पढ़ना है और मेरे साथ साथ आपको आंसर देना है। तुरंत आंसर दीजिए इसका। इसमें से एक असंगत स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमें छांटना है। तो आपको जब गुप्त काल पढ़ाया था और जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई थी मौर्य काल में, तब आपने सुदर्शन झील के बारे में बड़ा डिटेल से पढ़ा होगा। तो देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया जो चंद्रगुप्त प्रथम का गवर्नर था। देन उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है, स्कंदगुप्त के समय इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण करवाया गया। देन ये सौराष्ट्र गुजरात में बनी है। और लास्ट स्टेटमेंट है, इसकी जानकारी हमें कौन से अभिलेख से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट असंगत लगता है? तुरंत आंसर दीजिए। हाँ, अधिकांश स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे रहे हैं। देखिए, इन चारों स्टेटमेंट्स में पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा तो करवाया गया था, लेकिन ये किसका गवर्नर था? चंद्रगुप्त प्रथम का ना होकर चंद्रगुप्त किसका था? मौर्य का प्रांतीय गवर्नर था। और ये सुदर्शन झील कहाँ बनी है? आपको बताया था कि सौराष्ट्र, या ऑप्शन में क्या होगा? गिरनार होगा। कहाँ पर? सौराष्ट्र या गिरनार में, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया और इसका 3 बार पुनर्निर्माण हुआ अलग अलग शासकों के काल में। जो पहली बार अशोक के समय, देन उसके बाद में किसके समय हुआ? शक सत्रप रुद्रदामन के काल में, अंतिम रूप से स्कंदगुप्त के समय इसका प्रांतीय गवर्नरों के द्वारा क्या करवाया गया? अंतिम बार पुनर्निर्माण हुआ। तो देखते हैं हम इसका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से। देखिए, ये कहाँ पर स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों से 2 नदियाँ निकलती है। उन नदियों के पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया जाता है। तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? उज्जैन एवं रेवतक की पहाड़ियाँ जो है, इन पहाड़ियों से कौन सी नदियाँ निकलती है? पलासीनी एवं स्वर्णसिक्ता नदियों के पानी को रोककर इस स्थान कहां पर? सौराष्ट्र गुजरात में इसका निर्माण करवाया जाता है। उस समय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। देन उसका प्रांतीय गवर्नर जो था, सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त वैश्य। उस वैश्य के द्वारा किसके लिए निर्माण करवाया गया? सिंचाई हेतु। जब आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था तो ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम काल में 12 वर्षों का भयंकर अकाल पड़ा था। तो उस समय सौराष्ट्र में सिंचाई हेतु इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। अतः इसका 3 बार क्या हुआ? पुनर्निर्माण हुआ। तो पहली बार जो पुनर्निर्माण हुआ वो मौर्य सम्राट अशोक के काल में उसके ही प्रांतीय गवर्नर तुषास्प के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? तुषास्प के द्वारा करवाया गया। देन उसके बाद शक सत्रप रुद्रदामन के प्रांतीय गवर्नर कौन? सुविशाख के द्वारा दूसरी बार पुनर्निर्माण हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वयं के खर्चे पर वो कौन सा शासक था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो कौन था? रुद्रदामन था। और रुद्रदामन का प्रांतीय गवर्नर कौन था? सुविशाख था। जबकि अंतिम बार
पुनर्निर्माण अर्थात तीसरी बार इस झील का पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त के प्रांतीय गवर्नर चक्रपालित के द्वारा करवाया गया, जो किसका पुत्र था? पर्णदत्त का पुत्र था। इसके द्वारा इसका अंतिम बार क्या हुआ? पुनर्निर्माण हुआ और इसी झील के किनारे एक विष्णु का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो इसकी जानकारी का जो हमें सोर्स मिलता है वो कौन? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस सुदर्शन झील के निर्माण व पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। चलिए सेकंड शिक्षर पर अगला क्वेश्चन देखिए कि वैदिक काल में राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपने पढ़ा होगा आरोही व अवरोही क्रम, तो या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस राजनीतिक व्यवस्था में जो संगठन स्थापित किए गए थे उन संगठनों की हायरार्की को पूछा गया है कि घटते से बढ़ते क्रम या सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी और सबसे ऊपर की या सर्वोच्च राजनीतिक इकाई कौन सी थी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है। तो देखिए आपको विदित है कि वैदिक काल में सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी उसको क्या कहते थे? कुल कहते थे। और कई सारे कुल मिलकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। और कई सारे ग्रामों का समूह क्या बनता था? विश्व बनता था। और कई ऐसे विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? एक जन का निर्माण करते थे। और जन का मुखिया जनपति ऑब्लिक राजा ऑब्लिक गोप ऑब्लिक गोप्ता जनस्य कहलाता था। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सबसे छोटी इकाई जो है कुल, जो कई परिवारों का क्या होता था? समूह होता था। क्योंकि सामाजिक स्तर पे आप देखते हो तो सबसे छोटी इकाई जो समाज की थी वो क्या थी? परिवार थी। और परिवार का मुखिया कौन था? पिता होता था। तो ऐसे कई परिवार मिलकर क्या बनता था? कुल बनता था। और कुल का मुखिया कुलुप या कुलपा कह सकते हैं। देन इसके बाद में कई सारे कुल मिलकर किसका निर्माण करते थे? ग्राम का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी। कई ग्राम मिलकर विश्व का निर्माण करते थे, जिसका मुखिया विश्वपति होता था। और कई सारे विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे। और जन के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से ये ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन का क्या था? हायरार्की थी। तो देखिए राजनीतिक संस्था वैदिक कालीन और उसका मुखिया। तो अभी आपको बताया कि परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई, परिवारों का कई समूह मिलकर क्या बनता था? कुल बनता था, जिसका मुखिया कुलपा या कुलपति होता था। देन कई सारे कुल मिलकर किसका निर्माण करते थे? ग्राम। लेकिन ये ग्राम ध्यान रखना वर्तमान के ग्राम की तरह नहीं होकर क्या है? एक सब जनों की संस्था है। ग्राम क्या है? सब जनों की एक संस्था है जो क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी, न कि आधुनिक ग्राम। तो ग्राम का मुखिया कौन होता था? ग्रामीणी होता था। जैसे वर्तमान में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक एंड राजनीतिक अधिकारी सरपंच होता है, तो उसी तरह ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था। कई सारे ग्राम मिलकर किसका निर्माण करते थे? विश्व का निर्माण करते थे। और विश्व का मुखिया विश्वपति कहलाता था। और ऋग्वेद आप पढ़ते हो तो विश्व का उल्लेख 171 बार हुआ है। ऋग्वेद में विश्व का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 171 बार हुआ है। और कई सारे विश्व मिलकर किसका निर्माण करते थे? जन का निर्माण करते थे। और जन का मुखिया कौन? जनपति ऑब्लिक राजा ऑब्लिक गोप ऑब्लिक जनस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जन यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग न होकर किसके लिए हुआ है? कबीले के लिए हुआ है। तो जन यहाँ पे क्या है? एक कबीला है। और ऋग्वेद में आपने पढ़ा होगा कि जन शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो
ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार उल्लेख हुआ है, जबकि जनपद का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। तो यहां पर जन का अर्थ क्षेत्र विशेष न होकर एक कबीला था, और उस कबीले का मालिक या मुखिया कौन होता था? राजा। कौन होता था? राजा होता था। और राजा का परम कर्तव्य क्या होता था? अपने कबीले की सुरक्षा करना होता था। चलो बढ़िए आगे, थर्ड शिक्षण की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असंगत है। अकबर के काल में जो घटनाएं हुई या अकबर के द्वारा जो काम या निर्णय लिए गए, उससे संबंधित 4 स्टेट में से एक गलत है। तो आपको जब अकबर पढ़ाया था उस समय उसके काल में हुई संपूर्ण घटनाओं को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया था। तो देखिए, पहली घटना तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? तुरंत आंसर दीजिए। दूसरा है जजिया कर की समाप्ति। तीसरा है फतेहपुर सीकरी की स्थापना। देन मजहर की घोषणा। तो देखिए, इसमें से 3 सत्य कौन से और एक असत्य है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1562 में न होकर कब से हुई? 1563 ईस्वी में हुई। तो ये पहला ही असंगत है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुई। देन फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुई, और अपनी क्या बनाई जाती है? राजधानी बनाई जाती है। इसके अलावा धार्मिक क्षेत्र में अकबर अपने आप को क्या घोषित करता है? सर्वोच्च। इसलिए मजहर की घोषणा की गई। तो मजहर की घोषणा कब होती है? 1579 ईस्वी के अंदर मजहर की घोषणा की गई। तो पहला जो है तीर्थ यात्रा कर, ये समाप्त किया गया 1563 में, न कि 1562 में। 1562 में तो क्या किया गया? दास प्रथा की समाप्ति। क्या किया गया? दास प्रथा को समाप्त किया गया। तो अकबर के काल में जो भी घटनाएं हुई, यहां से अक्सर रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने संपूर्ण घटनाएं जो है उसके काल की जो भी हुई उसको क्रोनोलॉजी के अनुसार हमने यहां पर डिस्क्राइब करती है। आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने जब अकबर को पढ़ा है कि बैराम खां के पतन के बाद 1560 से जो 62 का समय होता है वो उसका पेटीकोट काल कहलाता है। और जैसे ही वो पेटीकोट शासन से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसने पेटीकोट शासन का पतन किया। देन उसके बाद में दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में। 1563 में उसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की, जो किससे लिया जाता था? हिंदुओं से वसूला जाता था। देन उसके बाद में आप देखोगे तो जजिया कर को समाप्त किया। तो जजिया भी किससे वसूला जाता था? हिंदुओं से वसूला जाता था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करके अपनी राजधानी बनाता है। और फतेहपुर सीकरी का जो वास्तुकार था वो कौन था? बहाउद्दीन था। कौन था वास्तुकार? बहाउद्दीन था। देन उसके बाद में आप देखोगे 1574-75 के अंदर गुप्तचर विभाग की स्थापना की। देन उसके बाद में 1574 में ही घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की, जो दिल्ली सल्तनत के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े दागने की परंपरा की शुरुआत की थी। तो उसी परंपरा को अकबर ने यहाँ पर पुनः व्यवस्थित रूप से अपनाया। 1575 के अंदर ही मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। कई बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1575 में ही फतेहपुर सीकरी के अंदर एक धर्म संसद का निर्माण करवाया, जो इबादत खाने के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रारंभ के अंदर केवल मुस्लिम धर्म से संबंधित धर्म चर्चा की जाती थी, लेकिन 1577 के अंदर सभी धर्मों के लिए इसे ओपन कर दिया जाता है, जो कालांतर में 1582 में जाकर इसको बंद करना पड़ता है। 1578 के अंदर आप देखोगे इबादत खाने की 1577-78 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया जाता है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1579 के अंदर मजहर की घोषणा की। अकबर यहाँ पर धार्मिक दृष्टि से अपने आप को सर्वसत्ता के रूप में स्थापित करता है।
1580 में संपूर्ण जो अकबर का साम्राज्य था उसको कितने 12 प्रांतों में, यहाँ सूबे का मतलब क्या है, प्रांत है, 12 प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। और 1580 में ही वित्त मंत्री टोडरमल के द्वारा 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत। ये एक राजस्व वसूलने की नई प्रणाली थी जो पिछले 10 वर्ष के औसत उत्पादन के आधार पर राजस्व वसूला जाता था। तो इसका जनक किसे कहते हैं, टोडरमल को, इसलिए इसको टोडरमल बंदोबस्त या इसको जब्ती प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। देन इसके बाद आप देखोगे 1582 में इबादत खाने को बंद करवाया और उसी दौरान उसने एक नया धर्म घोषित किया जिसे दीन ए इलाही धर्म कहा जाता है, जिसमें सभी धर्मों के सर्वोच्च गुणों को संयोजित किया गया था। लेकिन उस समय की जनता इस धर्म को समझ न पाने के कारण केवल एकमात्र हिंदू बीरबल, जिसे महेशदास के नाम से जाना जाता है, उसने ही ग्रहण किया और टोटल 18 व्यक्ति ही इस धर्म का पालन करते हैं। और लास्ट आप देखोगे तो 1583 में एक नया इलाही कैलेंडर जारी किया, इलाही संवत चलाया तथा कुछ समय के लिए पशु बलि पर भी क्या करता है, रोक लगाई जाती है। तो इस प्रकार से ये अकबर के समय की संपूर्ण घटनाओं की हायरार्की है। तो विशेष रूप से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बार बार इसको रिपीट करके देखते रहना। नेक्स्ट शिक्षक की ओर चलते हैं। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो आपको बताया था कि जब गांधी के द्वारा दांडी यात्रा या नमक यात्रा की जाती है तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को पता चल चुका है कि अब भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देनी होगी। इसलिए लंदन में, कहां पर, लंदन में, लंदन का कौन सा स्थान, सेंट जेम्स पैलेस में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारतीय सभी दलों को आमंत्रित किया जाता है। लेकिन पहला जो सम्मेलन होता है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती है, इसलिए यह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से एकमात्र नेता गांधी ने भाग लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग नहीं लेती है कांग्रेस। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो गया? सेकंड गोलमेज सम्मेलन। अब इन तीनों गोलमेज सम्मेलन की विथ डेट आप देखिए, और उस समय भारत का गवर्नर कौन था और उस समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था, और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, इसके बारे में देखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का जो स्थान था वो कौन सा स्थान है? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। और तिथि क्या थी? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 में ये आयोजित होता है। उस समय इंग्लैंड या लंदन का जो सम्राट था वो कौन था? जॉर्ज पंचम के नाम से जाना जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तीनों गोलमेज सम्मेलन की रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं। कौन करते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो उस समय वहां के प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में पूछा गया है। इसके बाद आप देखोगे सेकंड गोलमेज सम्मेलन। तो इस पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए ये सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। तो उसके बाद जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा वो कब होगा? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित होगा, जिसमें कौन उपस्थित होंगे? कांग्रेस की ओर से कौन जाएगा? एकमात्र कांग्रेस का सदस्य गांधी जी उपस्थित होंगे, जो
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सेकेंड ग्रेड के अंदर। MS राजपूताना जहाज से वो कहां पहुंचते हैं? लंदन पहुंचते हैं। और उस समय भारत का जो वायसराय है वो अब बदल चुका है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इरविन के स्थान पर भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी उपस्थित हुआ, लेकिन गांधी व अम्बेडकर के मध्य सांप्रदायिकता को लेकर विवाद हो जाने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी क्या हुआ? असफल होता है। और गांधी कम बैक टू इंडिया, देन उसके बाद में पुनः गांधी ने आंदोलन शुरू किया। देन उसके बाद में जो तीसरा सम्मेलन हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कोई अस्तित्व नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार किया। तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को आयोजित होता है। लेकिन इसी सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को क्या दिया गया? अंतिम रूप दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ? तो भारत जो अधिनियम 1935 आता है भारत में, उसको अंतिम रूप दिया जाता है। किसमें? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन किस रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आना चाहिए। कौन से कमीशन के सुझाव पर 3 गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए, इससे पहले एक भारत में बहुत बड़ा कमीशन आया था, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो साइमन कमीशन के सुझाव पर कब? मई 1930 में। कब? 30 मई 1930 ईस्वी में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करने का योजना बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, किस रिपोर्ट के आधार पर? साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट शिक्षण की ओर। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। इस एक्ट का क्या लक्ष्य था, या भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध क्यों किया? कई बार ये क्वेश्चन नेट और यूपीएससी में पूछा गया है। तो देखिए, 4 स्टेटमेंट है। आपको पता है कि रोलेट एक्ट जब भारत में आता है तो संपूर्ण भारत में इसका विरोध होता है। तो उस विरोध का कारण क्या था? पहला स्टेटमेंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसकी है? भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना था? सीमित करना था, उस पर पाबंदियां लगानी थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना था। देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना था, या उपरोक्त में से को ही नहीं। तो इसका क्या होगा आंसर? तुरंत बताइए। इसका आंसर होगा भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना था? सीमित करना था। तो देखिए, रोलेट एक्ट किसके नेतृत्व में आता है? सर सिडनी रोलेट। किसके नेतृत्व में? सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में ये कमीशन भारत आया। तो इस कमीशन का भारत आने का क्या उद्देश्य था? कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो भारत में राजनीतिक गतिरोध जो बढ़ रहा है, या राजनीतिक गतिविधियां जो बढ़ रही है, उस गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इसे भारत भेजा जाता है। अब इस एक्ट के तहत क्या था कि शक के आधार पर भारतीयों को बिना मुकदमे ही क्या लंबे समय तक जेल में डाल के रखा जाता था, और किसी भी भारतीय की किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं होती थी।
इसलिए इस एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण भारत में क्या होगा, विरोध किया जाएगा। और भारतीयों ने इसे किसकी संज्ञा दी, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला काले कानून की संज्ञा दी। और संपूर्ण भारत में इस एक्ट का विरोध होता है। और गांधी जी ने क्या किया, इस एक्ट के विरोध सत्याग्रह आंदोलन चलाया तथा स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, आया हुआ क्वेश्चन है, किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा इस एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में नेतृत्व करता है इस एक्ट के विरुद्ध। देन इस प्रकार से संपूर्ण भारत में क्या हुआ, विरोध होगा। तो कालांतर में इसी एक्ट के तहत पंजाब के जो क्रांतिकारी थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल घाटे को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये एक्ट क्या बनता है, कारण बनता है, जो आपको पहले डिटेल से बताया जा चुका है। तो इस रोल्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था, क्योंकि भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना चाहता था, सीमित करना चाहता था, प्रतिबंधित करना चाहता था। चलिए लास्ट शिक्षक की ओर चलते हैं। तो आप देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, रोलेट एक्ट 10 दिसंबर 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता के अंदर एक सेडिशन समिति की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है, सेडिशन समिति की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को स्थगित करवाना या उसके विरुद्ध जांच करना था। तो इस एक्ट का विरोध 6 अप्रैल 1919, इस एक्ट के विरोध में क्या हुआ, 6 अप्रैल 1919 में संपूर्ण भारत में देशव्यापी हड़ताल हुई और गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट शिक्षक देखिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को डाले गए जेलों में असंगत है। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। कब, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से होती है। कहां से हुई, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई। तो 9 अगस्त की सुबह ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है। कई बार क्वेश्चन नेट में पूछा गया, ऑपरेशन कौन सा, 0 आवर के तहत, ऑपरेशन 0 आवर के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करके अलग अलग जगह पर जेल में डाल दिया जाता है। तो किस क्रांतिकारी को कौन से जेल में डाला गया, कई बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। उसके साथ साथ महात्मा गांधी को भी कहां रखा जाता है, आंगा का पैलेस पुणे में ही रखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के जेल में डाला जाता है। तो सर्वाधिक जो क्रांतिकारी थे उनको अहमदनगर जेल के अंदर ही कैद किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां डाला गया, पटना के बाराबंकी। तो ये गलत है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाराबंकी जेल में डाला जाता है, न कि पटना की जेल में। कहां डाला गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाराबंकी जेल में डाला जाता है। और जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला गया। उस समय हजारीबाग बिहार में आता था, जो वर्तमान में कहां पे है, झारखंड राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार से इस आंदोलन के दौरान कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ब्रिटिश सत्ता की ओर से, ऑपरेशन 0 आवर के तहत संपूर्ण क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके कहां डाल दिया गया, विभिन्न जेलों में डाल दिया गया।
तो किसको कौन सी जेल में डाला, ये देखिए। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को पुणे के आगा खां पैलेस में डाला जाता है। जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया और डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य JB कृपलानी, इन सब को कहाँ डाला जाता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर जेल में डाला जाता है। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर? बांकीपुर जेल। कहाँ पर डाला गया? बांकीपुर जेल पटना में डाला गया। देन उसके बाद कौन बच गए? JP नारायण। तो JP नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाला जाता है, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और ये JP नारायण साहब क्या करते हैं? इस जेल की दीवार फांद कर भूमिगत हो जाते हैं और भूमिगत रहते हुए इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विभिन्न जेलों में डाले गए क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये आपके संडे सिक्सर के 6 बहुत ही उमदा सिक्सर रहे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि यहाँ से विभिन्न एग्जामों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए प्रत्येक संडे को मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं और विभिन्न अच्छे क्वेश्चंस लेके हाजिर होता हूं और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप हमेशा इस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करते रहिए, तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। और जब आपको कभी हम मिलेंगे और पूछेंगे कि दोस्त क्या हो रहा है या क्या चल रहा है, तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी जब से चला था मंजिल पे मेरी नज़र थी, मैंने कभी मील के पत्थर को नहीं देखा, मैंने कभी मील के पत्थर को नहीं देखा। ये फूल मुझे विरासत में नहीं गुरुजी, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इसी जज्बे और संघर्ष और जिजीविषा के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो एक दिन निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को पा लोगे। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।